तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू रिवीजन वीडियो के अंदर। और इस रिवीजन वीडियो के अंदर हम लोग जो है डिविडेंड का ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करने वाले हैं एकदम क्विकली। सारे के सारे हम लोग ये जो है डिविडेंड के जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आपके डिविडेंड के चैप्टर के पहले पार्ट के साथ में कि आपके जो है डिविडेंड जो है आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे भी मिलते हैं एंड डिविडेंड आपको इक्विटी शेयर्स पे भी मिलते हैं। अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे जो है डिविडेंड मिल रहा है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के लिए आपको मिल रहा है, फिर एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मिल रहा है। अगर आपको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मिल रहा है तो आपका जो डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट होते जाता है। अगर हम आपको आप पे नहीं कर रहे, हम लोग इस ईयर में डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन इस ईयर में आपको हम अनफॉर्चुनेटली पे नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको आगे नहीं पे करेंगे, हम लोग आगे उसको अक्यूमुलेट करके जो है आपको पे कर देंगे। मान लो मेरी कंपनी ने जो है 2 साल तक के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया और एक एक्स पर्सन के पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन मैं उसको उन 2 सालों में पे नहीं कर पाया, तो मैं जो तीसरे साल में जब डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा ना, तो डिविडेंड जब मैं पे करूंगा उसको तीसरे साल में, तो पिछले जो 2 साल के मैं पे नहीं कर पाया ना, मेरे को उसको वो भी पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब यही है कि डिविडेंड अक्यूमुलेट होते जाता है। जैसे जैसे आप उसको पे नहीं करते हो तो वो अक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब कैसे ना तैसे तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, चाहे आज करो या फिर कल करो, पे तो करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का ये मतलब होता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ये है कि भाई अगर हम लोग का कोई भी अरियर रहता है तो हम आपको फ्यूचर में जो है नहीं देंगे। अगर हम लोग का क्यूमुलेटिव में अरियर रहता है तो हम आपको फ्यूचर में दे देते थे, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर कोई भी अरियर रहता है तो हम आपको उसको फ्यूचर में नहीं देंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर्स के अंदर सर पॉलिसी पे आपका डिपेंड करेगा। अगर आपकी पॉलिसी है, अगर आप इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देते हो तो आप उसको दे दोगे, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट्स में से दोगे, लॉसेस के टाइम पर तो आप डिविडेंड दोगे नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट्स के लिए आप प्रॉफिट्स में से जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। वो भी आपकी पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी पॉलिसी ऐसी कि आप नहीं देते हो तो फिर आपको कोई भी कंपल्सन नहीं है डिविडेंड देने की इक्विटी शेयर्स को। उसका सेक्शन 235 आता है। सर 235 क्या बोलता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 35 वो ये बोलता है करके डिविडेंड के अंदर जो है आपका इंटरिम डिविडेंड भी जो है इंक्लूडेड रहता है। अभी हम लोग सर मेन सेक्शन के साथ यहाँ पे चालू कर रहे हैं सेक्शन 123, जो कि हमारा मेन डिविडेंड का सेक्शन आता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कि आपने डिक्लेरेशन कैसे करना है, कौन से प्रॉफिट्स को आप यूज कर सकते हो आपके डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो आउट ऑफ करंट ईयर के प्रॉफिट से आप डिक्लेयर कर सकते हो डिविडेंड। आप जो है आपके डिविडेंड को जो है आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के जो प्रॉफिट है उनसे भी आप जो है डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो। जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनसे भी आप जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। याद रखना ये जो प्रॉफिट्स है ये आप आफ्टर डेप्रिसिएशन लोगे, आपके जो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन उसमें से लेस कर लेना, उसके बाद ही आप जो है डिविडेंड को जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर पाओगे। कोई भी अगर आपको मनी प्रोवाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिविडेंड देने के लिए तो वो भी आप यूज कर सकते हो डिविडेंड के डिक्लेरेशन के लिए। या फिर आपको किसी XYZ पार्टी से जो है पैसा मिला हुआ है लेकिन जिसके लिए गारंटी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो वैसे केस में सर वो गारंटी दिया हुआ अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है जिसके भी आप वो वाले अमाउंट पे को भी आप जो है क्या कर सकते हो, डिविडेंड के लिए जो है यूज कर सकते हो। करंट ईयर एंड जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट है इन दोनों को कॉम्बिनेशन में भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी वहाँ पे। उसके बाद सर हम लोग आपको जो है देख लेते हैं, आपको कुछ पैसा जो है रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। आप कितना परसेंटेज ऑफ पैसा आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे ये कंप्लीटली आपके कंपनी के ऊपर है। कंपनी अगर चाहे तो वो 0% भी अगर रिजर्व में भेजना चाहे तो भेज सकती है, लेकिन कोई कंपल्सन यहाँ पे कंपनीज के ऊपर डालता नहीं है कि आपको -% तो जो है रिजर्व में डालना ही पड़ेगा। ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे है कि अगर वो कुछ परसेंटेज जो है अगर डालना चाहती है रिजर्व के अंदर तो वो कुछ डाल सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद हम लोग जो है अगले इस पे आ जाते हैं, डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड का अमाउंट है, आपने जो है जैसे ही आपने उसको डिक्लेयर कर दिया उसके बाद आपको उसको डिपॉजिट करना पड़ता है 5 डेज के अंदर विद इन 5 डेज एक सेपरेट शेड्यूल बैंक के अंदर आपको जो है बैंक अकाउंट खोल के 5 दिन के अंदर वो जो डिविडेंड का अमाउंट है उसको जो है यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग अगले पार्ट पे आ जाते हैं कि आपका रूल क्या रहेगा डिक्लेयरिंग डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए आपका रूल्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहला रूल ये आ जाता है कि आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। मतलब उसके इक्वल टू रहेगा तो चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता है। अगर आपका कंपनी जो है अगर उसको प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में कहीं पर भी उसने जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है तो उसके ऊपर फिर ये वाला रूल 1 है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक इसमें नहीं किया, मतलब प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में से एक साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, 2 साल में किया, तो फिर आप 2 साल का एवरेज ले लो। लेकिन अगर पिछले तीनों ही साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो फिर वैसे केस में रूल 1 आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उसके बाद रूल 2 आपको क्या बोलता है यहाँ पे कि जो आपका टोटल अमाउंट आप ड्रॉ करोगे आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में वो मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक के ही कर सकते हो। मतलब उससे ज़्यादा का अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर सकते आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। तो अगर आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से विड्रॉ करना है कुछ भी अमाउंट तो आप मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक के ही कर सकते हो एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना चाहिए ये। तीसरा आपका रूल आता है ड्रॉ
ड्रॉन अमाउंट बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ लॉसेस, कोई भी अगर आपको प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस रहेंगे तो पहले आप वो सेट ऑफ कर लेना, और उसके बाद ही आप डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर पाओगे, मतलब डिविडेंड पे कर पाओगे, डिविडेंड के लिए अमाउंट जो है आपका पे कर पाओगे। उसके बाद फोर्थ रूल यहाँ पे क्या आ जाता है, जो आपका बैलेंस रिजर्व में अमाउंट बचना चाहिए वो कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का जो अमाउंट जो है बचना चाहिए। तो आप निकाल 1/10 निकाल सकते हो, यानी कि 10% आप निकाल सकते हो, और जो कम से कम बचना चाहिए वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का बचना चाहिए अमाउंट उसके अंदर में। उसके बाद हम लोग पेमेंट ऑफ डिविडेंड देख लेते हैं कि आप किसको पेमेंट करोगे, कैसे पेमेंट करोगे। तो सबसे पहले आपका पेएबल इन कैश, चेक, वारंट और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आप पे कर सकते हो। किसको पे करोगे, तो द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी टू हिज ऑर्डर या फिर टू हिज बैंकर आप जो है पे कर सकते हो। निधि कंपनी के केस में आप जो है उस पर्सन को जो है, उस पर्सन की ड्यूटी है निधि कंपनी के केस में कि वो आकर के क्लेम कर ले बैंक से। अगर वो नहीं आकर के क्लेम करते तो आप 30 डेज के अंदर अंदर जो है उसको क्या कर देना, उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर देना डिविडेंड का। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, सेक्शन 124 पे आ जाते हैं हम लोग अगले सेक्शन पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, सर एक इधर उन्होंने फ्लो बनाया हुआ, टाइमलाइन बताई हुई है। तो सबसे पहले आप जो है डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो, और डिक्लेयर करने के बाद आप 30 डेज के अंदर अंदर उसको जो है पे कर देते हो। अगर आप 30 डेज के अंदर उसको पे नहीं कर पाते हो तो आपको जो उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देना है विदिन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ पेइंग द डिविडेंड। जिस भी दिन आपको लास्ट डे डिविडेंड, मतलब जैसे 30 डेज आपके खत्म हुए उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको जो है जितना भी पैसा अनपेड है वो आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर जो है डाल देना है। या फिर किसी ने क्लेम नहीं किया तो जो भी अनक्लेम्ड पैसा है वो आपको 7 डेज के अंदर अंदर डाल देना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। डिपॉजिट द अनपेड, जो भी आपका अनपेड अमाउंट, अनक्लेम्ड अमाउंट रहेगा वो आपका जो है एक शेड्यूल बैंक के साथ आप अकाउंट खोलोगे, उसको आप स्पेशली अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम दोगे, और उसके अंदर आप जो है ट्रांसफर करना है आपको। अगर आपने यहाँ पे टाइम पे जो है अमाउंट जो है ट्रांसफर नहीं किया तो आपकी कंपनी को पेनल्टी लग जाएगी, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा @12% पर एनम का उस डिफॉल्ट के लिए। उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर जिस भी दिन आपने जो है आपके 7 डेज जैसे ही आपके खत्म हो जाएंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर सारा पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया, उसके 90 डेज के अंदर अंदर आप लोग को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कंपनी को, जिसके अंदर नाम, जो भी लेटेस्ट नोन एड्रेस रहेगा वो, और जो भी अनपेड डिविडेंड अमाउंट रहेगा, जितना अमाउंट अनपेड है वो जो है लिख करके आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये जो सेम स्टेटमेंट है आप जो है आपकी वेबसाइट पे प्लेस कर दोगे, और अगर कोई भी गवर्नमेंट ने अदर वेबसाइट अगर आपको अप्रूव करके दी रहेगी जहाँ पे आपको प्लेस करना होगा तो वहाँ पे आपको प्लेस करना पड़ेगा। आपके 7 ईयर्स के एक्सपायरी के बाद, मतलब आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पैसा डाला उसके 7 साल तक वो उधर ही पड़ा हुआ रहेगा। 7 साल के अंदर कभी भी जो है आपका शेयर होल्डर आकर के वहाँ से अमाउंट क्लेम कर सकता है। बट 7 साल भी खत्म हो गए और वो आया ही नहीं हमारे पास, तो 7 साल बाद हम लोग क्या करेंगे, आईपीएफ अकाउंट के अंदर हम लोग उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आगे सेक्शन 125 आएगा जिसके बारे में हम लोग आईपीएफ के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आईपीएफ के अंदर हम लोग वो जो समय वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे, प्लस जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, जो हमको 12% का इंटरेस्ट भी साथ में देना था अगर हम लोग डिले करते, तो वो इंटरेस्ट भी हमको जो है उधर ही हमको जो है क्या करना, ट्रांसफर कर देना आईपीएफ के अंदर में। हमारा जो भी शेयर होल्डर है वो जो है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आकर के जो है हमसे कभी भी जो है वो ड्यूरिंग द 7 ईयर्स के पीरियड आकर के वो अमाउंट वापस क्लेम कर सकता है डिविडेंड का। उसके बाद हम लोग जो है अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन हम लोग सबसे पहले सेक्शन 127 में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, 125 एंड 126 इसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आपको पनिशमेंट लग जाती है सेक्शन 127 के अंदर। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो, 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो है उसको क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसके अकाउंट में आपको जमा करवाना था। लेकिन अगर आप वो नहीं करा पाए, अगर आप फेल कर गए वो आपका डिस्ट्रीब्यूट करने से डिविडेंड 30 डेज के अंदर अंदर, तो हर एक डायरेक्टर को जो कि नोइंगली पार्ट था इस पूरे डिफॉल्ट का, एंड कंपनी को पेनल्टी लग जाएगी। पहले कंपनी को देख रहे तो कंपनी को जो 18% का जो है सिंपल इंटरेस्ट का पेनल्टी लग जाएगा। साथ ही साथ जो डायरेक्टर है उनको भी पेनल्टी लगेगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उनको 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। साथ साथ उनको फाइन लग सकता है 1000 रुपीज़ पर डे का जो है उनको फाइन लग सकता है यहाँ पे। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस भी यहाँ पे आते हैं कि अगर आप कुछ एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करते हो तो आपको 127 की जो है पेनल्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। वो एक्सेप्शंस यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया एंड डिविडेंड आप पे नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, तो ऑपरेशन ऑफ कोई लॉ के वजह से आप जो है पे नहीं कर पाए, किसी लॉ के अंदर जो है आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से आप पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो है रीजन जस्टिफाइड है, फिर आपको जो है पेनल्टी नहीं लगेगी इस सेक्शन की। अगर आपको जो है शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया था और वो डायरेक्शन से आपने कंप्लाई नहीं किया, आप उससे कंप्लाई नहीं कर पाए और आपने उसको कम्युनिकेट भी कर दिया कि भाई जो तूने डायरेक्शन दिया उससे हम लोग कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर वैसे केस में आपको जो है ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं रहेगा 127 का, आप बच सकते हो। अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग भाई किसके पास राइट है, अभी हम लोग 126 पढ़ेंगे। 126 के अंदर हम लोग देखते हैं पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर, तो उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है अभी तक आपको ये नहीं पता है कि भाई डिविडेंड का राइट किसका है मिलने का, तो आप फिर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका आप बोल सकते हो कि भाई डिस्प्यूट चल रहा है तो मैं पे नहीं कर पाया। उसके बाद आता है डिविडेंड हैज़ बीन लॉफुली एडजस्टेड, आपका कोई सम जो है शेयर होल्डर का अनपेड था, कुछ अनपेड सम था, सपोज 10 रुपये का जो
शेयर था, आपने जो है 8 रुपये पहले पहले इसमें पहले कॉल में मंगाए थे, दूसरे 2 रुपये आपने सेकंड कॉल में मंगाए, बट वो शेयर होल्डर ने, पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने 2 रुपये का जो कॉल था वो नहीं दिया था अभी तक, उसका सम वो अनपेड था, तो हमने लॉफुली वो अमाउंट के साथ में जो उसका डिविडेंड है वो एडजस्ट कर लिया। तो क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है, आपको फिर 127 का पेनल्टी नहीं लगेगा। और कोई भी अदर रीज़न की वजह से अगर आप जो है यहाँ पर 127 में जो है उसको जो है डिक्लेयर नहीं कर पाए थे डिविडेंड, मतलब पे नहीं कर पाए थे, सॉरी डिक्लेयर बोल दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे डिविडेंड, तो आपको जो है 127 का जो यहाँ पे पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे हम लोग अगला सेक्शन देखने वाले वो देखने वाले सेक्शन 125 के अंदर हम लोग देखेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में, आईपीएफ के बारे में। तो आईपीएफ के अंदर से सबसे पहले हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि सीजी जो है आईपीएफ को इस्टेब्लिश करती है। यहाँ पे जो सोर्स रहेगा आपके अमाउंट का जो कि आप आईपीएफ को क्रेडिट करोगे वो रहेगा गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो भी आपके डोनेशन रहेगा, जो भी आपके डोनेशन आपको मिलेंगे कंपनी से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सारा पैसा आप आईपीएफ में डालोगे। कोई भी आपको अमाउंट मिलता है अंडर सेक्शन 205A 205C, वो सारे अमाउंट आपके आईपीएफ के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए थे तो इसके अंदर लिखा हुआ है। कोई भी आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर आपका जो फंड पड़ा हुआ है वो आप ट्रांसफर करते हो तो 7 साल तक अनपेड रहते हो, तो 7 साल के बाद वो अपना इधर आता है, आईपीएफ के अंदर आता है, तो वो वाला पैसा भी आ पाएगा। कोई भी आपका एप्लीकेशन का मनी, डिपॉजिट का मनी, डिबेंचर का मनी, कोई भी प्रेफरेंस शेयर का पैसा जो कि 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए अनपेड रहता है, तो वो वाला पैसा भी आप जो है यहाँ पे आईपीएफ के अंदर ट्रांसफर कर देते हो। कोई भी आपके सेल प्रोसीड रहते हैं फ्रैक्शनल शेयर्स के, जैसे कि 5.6 रुपीज़ हो गया, तो 0.6 रुपीज़ अगर आप पे नहीं करते तो वो 0.6 का अमाउंट आप जो है इधर आईपीएफ में ट्रांसफर कर देना। कोई भी बोनस वगैरह का आपका जो अमाउंट यहाँ पे रहता है, फ्रैक्शनल शेयर्स वगैरह, उसके ऊपर का जो भी अमाउंट रहता है वो आप आईपीएफ के अंदर डाल दोगे, अगर वो अगेन अनपेड रहता है 7 साल या फिर 7 साल के ज़्यादा के पीरियड के लिए। कोई भी आपका इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम या फिर कोई भी अदर अमाउंट रहता है तो वो भी आप जो है आईपीएफ के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो भी पैसा है आप उसको यूटिलाइज करोगे किन चीज़ों के लिए, तो आपको जो है यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। बेसिकली ये मैंने जब मेरा रेगुलर बैच किया था तो उसके नोट से ही है। तो CD Pro करके यहाँ पे शॉर्टकट बनता है, यहाँ पे क्लास एक्शन सूट, ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस के रिएम्बर्स के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद आपका डिस्बर आप जो है कोई भी आपका जो भी डिसगॉज्ड अमाउंट था जो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, जो कि एलिजिबल एप्लीकेंट के लिए, बेसिकली आपका कोई एप्लीकेंट है जो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जब पैसा पड़ा था 7 साल के लिए, तभी भी जो है वहाँ पे हमारे पास क्लेम करने नहीं आया था, तो इसके रीजंस की वजह से हम लोग ने आईपीएफ के अंदर डाल दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि वो आईपीएफ से जाके भी क्लेम नहीं कर सकता, वो आईपीएफ से भी जा करके क्लेम कर सकता है। तो जब वो 7 साल बाद जिंदा होके हमारे पास आएगा आईपीएफ के अंदर, तो उसको भी तो हमको उसका पैसा वापस देना पड़ेगा ना। तो उसको जो हम लोग जो पैसा देंगे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे आईपीएफ से पैसा निकाल के दे सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी एजुकेशन एंड अवेयरनेस आपके प्रमोशन करने के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हो, आपके जो यहाँ पे जो मोटो है एजुकेशन एंड उसके अवेयरनेस के लिए, तो उसके प्रमोशन के लिए भी आप जो यहाँ पे पैसा यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपका डिविडेंड या फिर डिपॉजिट का आपको रिफंड देना, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। और कोई भी अदर पर्पस के लिए जो कि आपके लिए, आप जो जिसके लिए अथोराइज्ड हो, आप उसके लिए जो है आईपीएफ से पैसा यूज़ कर सकते हो। आपको जो भी पैसा है, जो भी बंदा है जिसको आपका अपना पैसा क्लेम करना है आईपीएफ से, वो जो है आकर के क्लेम कर सकता है। आईपीएफ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, तो आईपीएफ के अंदर जो है एक चेयरपर्सन रहेगा जो कि एक्स ऑफिसर रहेगा, एक सीईओ रहेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, एंड मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 7 मेंबर ही यहाँ पर जो है आप जो है आईपीएफ अथॉरिटी के अंदर रख सकते हो। आईपीएफ के कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली मैक्सिमम 7 मेंबर्स ही रहेंगे। उसके बाद आता है रोल ऑफ आईपीएफ, आपका रोल क्या रहेगा, तो आपका जो है आईपीएफ को एडमिनिस्टर करना है, वो मेंटेन करेगा सारे सेपरेट अकाउंट्स, और जो इसके अकाउंट्स का ऑडिट है वो सीएनएजी करेगा। ऑडिट ऑफ फंड्स आप नीचे देखते हो सीएनएजी करता है उसका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके जो एनुअल रिटर्न है, सारे अकाउंट्स वगैरह आपको सेपरेटली मेंटेन करने, वो सारे ऑडिट भी किए जाएंगे। ये हमने जो है इस सेक्शन में देख लिया। अगला सेक्शन हमारा आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का वो है सेक्शन 126, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। अगर आपने कोई एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप शेयर्स किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन है वो अगर पेंडिंग है, तो ऐसे केस में हम लोगों ने 127 में भी देखा था, उसका भी एक एक्सेप्शन पड़ता है कि भाई डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक कि किसका राइट है डिविडेंड को क्लेम करने का, वही अभी तक हमको क्लियर नहीं है। तो वो इधर अपने को और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका प्रोविजन क्या कहता है, वेयर शेयर्स हैव ट्रांसफर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर के अंदर इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसफर के थ्रू आपने कुछ शेयर्स को ट्रांसफर किया हुआ है, एंड सच इंस्ट्रूमेंट इज सेंड टू कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन, और आपने कंपनी को वो इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेजा था। जो ये रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग है, अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ नहीं है। इसी के बीच में जो है डिविडेंड भी जो है कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसे केस में जो है 2 सिचुएशन बन सकती है, या तो वो डिविडेंड को जो है उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अनलेस रिटर्न कंसेंट उसको नहीं मिल जाता ट्रांसफर से कि भाई जो तू पेमेंट है डिविडेंड का वो ट्रांसफर क्यों कर दे। अगर वो रिटर्न कंसेंट दे देता है अपना, तो फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर नहीं करेगी वो डिविडेंड, वो ट्रांसफर के पास जो है उसका जो है अकाउंट में जो है चले जाएगा। लेकिन अगर रिटर्न कंसेंट अभी तक उसने नहीं दिया है,
ट्रांसफर करना है, तो फिर वो वैसे केस में सर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो है अमाउंट डिविडेंड का ट्रांसफर कर देगी। राइट इशू एंड बोनस इशू के केस में जो है वो होल्ड पे रखेगी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट पे भी नहीं डालेगी, ना ही वो किसी के भी अकाउंट में डालेगी, वो होल्ड पे रखेगी जब तक डिसीजन नहीं आ जाता कि भाई किसका राइट है डिविडेंड क्लेम करने का। तो यहाँ पर हमारा जो है पूरा डिविडेंड का चैप्टर जो है विद इन 15 मिनट्स रिवाइज हो चुका है। आई होप आपको ये रिवीजन वीडियो पसंद आया रहेगा। ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम लोग कोई दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा लाइक जरूर से करना है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।